ऑपरेशन रिसर्च की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है चांस बिगेम मेथड, और इसको हम मेथड ऑफ पेनल्टी भी कहते हैं। तो यहाँ हमें एक एलपीपी गिवन है जिसको हमें पेनल्टी मेथड से सॉल्व करना है, लेकिन किसी भी एलपीपी को हम सिंप्लेक्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई वी यूज़ बिगेम मेथड, के हम बिगेम मेथड का यूज़ क्यों कर रहे हैं इस प्रॉब्लम के लिए। तो पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ इस जनरल फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन सिंप्लेक्स मेथड से। तो यहाँ हम लिख देंगे पहले मैक्स जेड, ये मैक्स जो है तो ये नहीं चेंज होगा, इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 प्लस 3x3। इसके बाद ये सब्जेक्ट 2 है तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ हमें चेंजेस करनी होंगी, लेस देन इक्वल है तो लेस देन इक्वल के लिए हम सरप्लस वेरिएबल को ऐड करेंगे इसमें। तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस s1 इक्वल टू 20। सेकंड जो है तो वो ऑलरेडी इक्वल है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे x1 प्लस x3 इक्वल टू 5। थर्ड जो है तो वो ग्रेटर देन इक्वल है तो यहाँ हम सरप्लस वेरिएबल को माइनस करेंगे। तो ये हो जाएगा x2 प्लस s3 माइनस s2 इक्वल टू 10। अब यहाँ हमने जितने भी वेरिएबल्स ऐड किए यहाँ पे हम लिख देंगे कि सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं। तो x1, x2, x3, s1 और s2 के सब वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं। अब हम इनका इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो उसमें हमें क्या करना होता है कि इनिशियली हम x1, x2, x3 को 0 करते हैं, और जो हमने वेरिएबल्स यूज़ किए होते हैं सरप्लस और स्लैक वेरिएबल, तो उनकी वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। तो इनिशियली x1, x2 और x3 जो है तो वो इनिशियली 0 हो जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू आ जाएगी s1 इक्वल टू 20, और सेकंड में s2 की वैल्यू आ जाएगी -10। ये माइनस s2 इक्वल टू 10, तो ये s2 इक्वल टू -10 हो जाएगी। तो यहाँ पे अब जो है तो s2 की वैल्यू जो है तो -10 आ गई, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है वो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के जो हमारे सारे वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे s2 की वैल्यू हमारे पास -10 आ रही है, तो इस वजह से हम इस LPP के क्वेश्चन को सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ बिगेम मेथड का यूज़ करेंगे। क्योंकि यहाँ ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए हम यहाँ सिंप्लेक्स मेथड का यूज़ नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन के लिए हम बिगेम मेथड का यूज़ करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि अपने जनरल फॉर्म ऑफ LPP को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन बिगेम मेथड से। इसके लिए हमें देखना होगा कि कौन सी कंडीशन को हम अप्लाई करके जनरल फॉर्म ऑफ LPP को हम स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हैं थ्रू बिगेम मेथड। जैसे कि सिंप्लेक्स मेथड में जब हम जनरल फॉर्म टू स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्जन करते हैं तो उसमें लेस देन इक्वल के लिए हम स्लैक वेरिएबल ऐड करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल के लिए सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और इक्वल के लिए हम कुछ चेंजेस नहीं करते। तो लेस देन इक्वल के लिए हम स्लैक वेरिएबल को ऐड करते हैं। जब ग्रेटर देन इक्वल का साइन होगा तो हम सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल को भी ऐड करेंगे, और अगर इक्वल होगा तो हम इक्वल के साइन के लिए भी आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या होता है। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या होता है? आर्टिफिशियल वेरिएबल का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता, इसको हम सिर्फ स्टैटिक का बेसिक फिजिबल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए ऐड करते हैं, और आर्टिफिशियल वेरिएबल की जो कॉस्ट है तो वो -m है। तो यहाँ स्टार्ट में मैंने लिख दिया कि जो s1 होगा वो हमारा स्लैक वेरिएबल होगा, s2 सरप्लस वेरिएबल होगा, और a1 a2 जो है तो ये आर्टिफिशियल वेरिएबल होंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे मैक्स जेड। तो मैक्स जेड की जो वैल्यू है मैक्स जेड इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस 3x3। उसके बाद सब्जेक्ट 2 है,
सब्जेक्ट 2 में जो है तो x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 20 है, तो लेस देन इक्वल के लिए हम सिर्फ सरप्लस वेरिएबल को स्लैक वेरिएबल को ऐड करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे x1 प्लस x2। सेकंड जो है तो इसमें x1 प्लस x3 इक्वल टू 5 है, तो इसमें हम जो है तो आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 को ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा x1 प्लस x3 प्लस a1 इक्वल टू 5। और थर्ड जो है तो ये ग्रेटर देन इक्वल है, तो यहाँ हम सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल a2 को ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा x2 प्लस x3 माइनस s2 प्लस a2 इक्वल टू 10। और अब यहाँ हमने जितने भी वेरिएबल्स यूज़ किए हैं उन सबको हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो इनिशियली जो हमारे वेरिएबल्स यूज़ हुए होते हैं, जैसे हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 x2 x3, तो इनिशियली हम x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 इक्वल टू 0 तीनों वेरिएबल्स को 0 लेंगे। और जो हमने स्लैक वेरिएबल, सरप्लस और आर्टिफिशियल वेरिएबल को यूज़ किए हैं तो इनकी वैल्यूज़ को हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी s1, फर्स्ट इक्वेशन से s1 की वैल्यू आ जाएगी 20। सेकंड जो है तो यहाँ पे x1 भी 0 x3 भी 0, तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 5। और थर्ड में जो है तो x2 x3 0 हो जाएंगे और a2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a2 इक्वल टू 10। तो यहाँ हमने जो वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवाए थे तो उनकी वैल्यूज़ को हमने फाइंड कर लिया। अब हम अपने इस स्टैंडर्ड फॉर्म के जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे। तो अब हम इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे। पहले जो हमने यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स लिखे थे इसको हम सबसे ऊपर लिख देंगे यहाँ पर। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। तो यहाँ पे जो है x1 का कोएफिशिएंट भी 1 है, x2 का कोएफिशिएंट भी 1 है और s1 का कोएफिशिएंट भी 1 है और बाकी सारे वेरिएबल्स 0। तो यहाँ लिख देंगे हम x1 भी 1 है, x2 भी 1 है और s1 भी 1 है और बाकी सबको हम 0 यहाँ पे लिख देंगे। ये हो गए 0। सेकंड इक्वेशन में x1 का कोएफिशिएंट 1, x3 का 1 और a1 1 है, बाकी सब 0। तो x1 1, x3 का कोएफिशिएंट 1 है और a1 का कोएफिशिएंट 1 है और बाकी सब जो हैं तो वो 0। ये हो गई 0। इसके बाद थर्ड इक्वेशन में x2 भी 1 है, x3 भी 1 है, s2 -1 है और a2 1 है। s2 जो है तो ये -1 है और a2 जो है तो वो भी 1 है। देन बाकी सब जो हैं तो वो 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ जो है तो हमने A मैट्रिक्स बना लिया। अब x है, x में हम जो है तो जितने भी वेरिएबल्स हैं ये सब यहाँ हम x के मैट्रिक्स में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा x1 x3 s1 s2 a1 और a2। इसके बाद B मैट्रिक्स, B में जो है हमारे राइट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं इसको हम B मैट्रिक्स में लिख देंगे 20, 5 और 10। तो यहाँ हमने अपने स्टैंडर्ड फॉर्म को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है AX इक्वल टू B फॉर्म में। अब हम इसके बाद अपना इनिशियल टेबल यहाँ कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो यहाँ सिंप्लेक्स टेबल बना लिए, अब इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो CJ में जो है तो हमें जितने भी जो कोएफिशिएंट हैं हमारे मैक्स में वो हम सारे कोएफिशिएंट इन सब की लिख देंगे। तो जो x1 का कोएफिशिएंट है यहाँ पे x1 1 है, x2 भी 1 है, x3 का कोएफिशिएंट 3 है और हमारे स्लैक और सरप्लस वेरिएबल की कॉस्ट तो 0 होती है। और यहाँ जो है तो a1 a2, तो a1 की कॉस्ट भी हमारे जो आर्टिफिशियल वेरिएबल हैं इनकी कॉस्ट -m होती है।
तो यहाँ सी जे में जो है तो हमने सारे वेरिएबल्स की कॉस्ट को पुट कर दिया। बी के कॉलम में हम अपने वेरिएबल्स को लिख देंगे। जो न्यू वेरिएबल्स हमने इंट्रोड्यूस करवाए तो वो है S1, A1 और A2। तो S1 की जो है तो कॉस्ट 0 है, A1 जो है तो ये -m और A2 जो है तो ये भी है -m। अब XB का कॉलम है तो XB के कॉलम में हम अपने सारे कांस्टेंट वैल्यूज़ को लिखते हैं। यहाँ मैट्रिक्स B जो हमने बनाया था 25 एंड 10, तो ये हम XB के कॉलम में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 25 एंड 10। इसके बाद यहाँ पे कौन सी वैल्यूज़ लिखते हैं, तो जो हमारा A मैट्रिक्स है ये सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ हम यहाँ पे टेबल में लिख देंगे। तो यहाँ मैंने सारी वैल्यूज़ को टेबल में पुट कर दिया। अब यहाँ पे है ZJ माइनस CJ, तो ZJ माइनस CJ की वैल्यूज़ को हम फाइंड करके लिखेंगे। तो ZJ माइनस CJ का हमारे पास फॉर्मूला है ZJ माइनस CJ, तो ये हमारे पास इक्वल होता है CB XJ माइनस CJ। तो ZJ माइनस CJ की वैल्यू को हम इस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड करेंगे। पहले Z1 माइनस C1 फाइंड करेंगे, फिर Z2 माइनस C2 फाइंड करेंगे। और यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5 6 7, तो हम Z7 माइनस C7 तक वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ इस रो में लिख देंगे। तो पहले हम फाइंड करते हैं Z1 माइनस C1 की वैल्यू को। तो Z1 माइनस C1 किसके इक्वल होगा, CB X1 J की जगह 1 और C1 के इक्वल होगा। तो CB और X1 के कॉलम को हम मल्टीप्लाई करेंगे। CB का कॉलम हमारे पास ये है और X1 का कॉलम ये है, तो 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस m मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस माइनस m मल्टीप्लाई बाई 0, और इन सब वैल्यूज से जो आंसर आएगा उसको हम माइनस करेंगे C1, और C1 की वैल्यू यहाँ X1 के कॉलम पे जो वैल्यू है ये C1 की है, ये C2, ये C3, ये C4, C5, C6 और C7 की वैल्यू। तो यही वैल्यू हम फिर यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो CB और X1 को मल्टीप्लाई करते हैं, 0 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस माइनस m मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस माइनस m मल्टीप्लाई बाय 0 है, और इन सब को माइनस कर देना है। C1 से C1 की वैल्यू 1 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस m एंड माइनस 1। तो इस वैल्यू को हम अपने टेबल में यहाँ X1 के नीचे पुट कर देंगे। तो यहाँ से वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस m एंड माइनस 1। इसी तरह हम Z2 माइनस C2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो Z2 माइनस C2 हमारे पास किसके इक्वल है, CB X2 माइनस C2। तो CB और X2 के कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको माइनस करेंगे C2 की वैल्यू से। तो CB का कॉलम हमारे पास ये है और X2 का कॉलम ये है। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस माइनस m मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस माइनस m मल्टीप्लाई बाय 1, और इन सब वैल्यू से जो आंसर आएगा उसको माइनस करेंगे C1 की वैल्यू और C2 की वैल्यू से। तो C2 की वैल्यू हमारे पास है 1। तो यहाँ मैंने जो है तो फॉर्मूले में पुटिंग करके वैल्यू फाइंड कर ली। तो Z2 माइनस C2 की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस m प्लस 1। यहाँ पे एक मिस्टेक थी हमारे टेबल में, ये CJ में जो X2 की वैल्यू थी, X2 की कॉस्ट जो है तो वो -1 है। तो यहाँ जो है तो मल्टीप्लाई माइनस इंटू -1, तो ये +1 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आ गई -m + 1। अब इस वैल्यू को हम अपने टेबल में पुट कर देंगे X2 के कॉलम में, -m + 1। तो यहाँ मैंने Z3 माइनस C3 की वैल्यू भी फाइंड कर ली, ये -2m - 3 आ गई। और Z4 माइनस C4 की वैल्यू जो है तो वो 0, Z5 माइनस C5 की वैल्यू m, Z6 माइनस C6 की 0 और ये भी 0। तो आप चाहें तो फॉर्मूले में पुटिंग करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट कर ली। अब इन्हीं वैल्यूज़ को हम अपने टेबल में पुट कर देते हैं। तो यहाँ X3 की वैल्यू तो यहाँ मैंने ZJ माइनस CJ की सारी वैल्यूज़ को जो है तो अपने टेबल में पुट कर लिया। अब हमें देखना होगा अपने ZJ माइनस CJ में मोस्ट नेगेटिव वैल्यू को, कि हमारी जो है तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी है।
तो ये -m-1 है, ये -m, ये -2m है। मतलब कि हमारी जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है तो वो ये वाली है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है x3 का कॉलम, ये हो जाएगा हमारा की कॉलम। तो यहाँ मैंने एक छोटा सा एरो लगा दिया, तो ये हमारी मोस्ट नेगेटिव वैल्यू हो गई, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो x3 का कॉलम है ये हो गया हमारा की कॉलम। इसके बाद हमने जो यहाँ पे कॉलम बनाया हुआ था, तो यहाँ पे अब हम इसके बाद मिनिमम रेशो को फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे मिनिमम रेशो, और मिनिमम रेशो जो है तो वह हमारे पास इक्वल है XB डिवाइडेड बाय की कॉलम। तो की कॉलम हमारे पास x3 है, तो हम उसकी जगह लिख देंगे x3, और यहाँ कंडीशन है कि जो हमारा x3 है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब हमारा की कॉलम जो है तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए वो सारी वैल्यूज़। अब हम फर्स्ट वैल्यू फाइंड करते हैं, तो XB डिवाइडेड बाय x3 है, तो XB की जो फर्स्ट वैल्यू है 20 है, और x3 की कॉलम की वैल्यू 0 है। तो 0 के लिए तो हम नहीं फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है वो है x3 ग्रेटर देन 0। सेकंड वैल्यू है XB की 5, और की कॉलम की जो सेकंड वैल्यू है वो 1, तो यहाँ हम लिख देंगे 5 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 5। थर्ड वैल्यू जो है तो वो 10 है, और यहाँ पे जो है तो वो 1 है, तो 10 डिवाइडेड बाय 1, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 10 के। अब हमें यहाँ पे देखनी होगी कि हमारी मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है। तो 10 तो बड़ी है, और इसके बाद 5 है, तो 5 हमारी मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहाँ हम एक छोटा सा एरो बना देंगे, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो रो है हमारी, ये हो जाएगी हमारी की रो। तो ये हो गया हमारा की रो, ये हमारा की एलिमेंट, ये हमारा की रो, और ये हो जाएगा की कॉलम। तो ये हो गया हमारा की रो, ये हो गया हमारा की कॉलम, और की कॉलम के जो कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल है ये हमारा होगा इनकमिंग वेरिएबल, और यहाँ जो की रो के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा वेरिएबल है ये हो जाएगा आउटगोइंग वेरिएबल या आउटगोइंग वेक्टर। तो x3 हमारा इनकमिंग वेक्टर, और a1 हमारा आउटगोइंग वेक्टर, और हमारा की रो और की कॉलम का जो कॉमन एलिमेंट होगा वो हमारा की एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे जो है तो की रो और की कॉलम का जो कॉमन एलिमेंट है वो 1 है, तो 1 हमारा की एलिमेंट होगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया सिंस सम ऑफ zj माइनस सी जे लेस देन इक्वल टू 0 के हमारी जो कुछ zj माइनस सी जे की वैल्यूज़ थी वो लेस देन इक्वल टू 0 थी, द करंट फिजिबल सोल्यूशन इज़ नॉट ऑप्टिमम। तो जो हमारा ये अभी फिजिबल सोल्यूशन है ये ऑप्टिमम नहीं है। हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन तब होगा जब हमारी सारी zj माइनस सी जे की वैल्यूज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएंगी, मतलब सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हो जाएंगी या 0 हो जाएंगी, तो हमारी जो क्वेश्चन है वो एक ऑप्टिमल स्टेज पे पहुँच जाएगा। और यहाँ पे मैंने ये भी लिख दिया कि जो x3 है वो हमारा इनकमिंग वेक्टर होगा, और a1 जो है वो हमारा आउटगोइंग वेक्टर होगा। तो अब हम अपने फर्स्ट आइट्रेशन के टेबल को बनाते हैं। वैल्यू ये है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस माइनस m मल्टीप्लाई बाय -1, और इन सब वैल्यू के जो वैल्यू आ जाएगी उसको हम माइनस कर देंगे c1 से। तो यहाँ लिख देंगे 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस इंटू माइनस m मल्टीप्लाई बाय -1, और इन सब को माइनस कर देंगे c1 की वैल्यू, और c1 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास आ जाएगी m+2। तो यहाँ हम लिख देंगे m+2। इसी तरह हम इसी फॉर्मूले में पुट करके z2 माइनस c2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, z3 माइनस c3 की वैल्यू फाइंड करेंगे, और सारी वैल्यूज़ को फाइंड करके अपने टेबल में लिख देंगे। तो यहाँ मैंने zj माइनस सी की सारी वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया। आप चाहें तो फॉर्मूले में पुटिंग करके वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो z2 माइनस c2 जो है तो इसकी वैल्यू -m+1, z3 माइनस c3 की वैल्यू 0 आ गई, z4 माइनस c4 भी 0 आ गई, z5 माइनस c5 की वैल्यू m आ गई, z6 माइनस c6 की वैल्यू 3 + 2m, और z7 माइनस c7 की वैल्यू भी 0 आ गई। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम zj माइनस cj के रो में पुट कर देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे -m
प्लस 1, Z2 माइनस C2 की वैल्यू Z3 माइनस C3 भी ज़ीरो है और Z4 माइनस C4 की वैल्यू भी ज़ीरो है। Z5 माइनस C5 की वैल्यू m है और Z6 माइनस C6 की वैल्यू 3 प्लस 2m और Z7 माइनस C7 की वैल्यू 0। अब हमने Zj माइनस Cj की सारी वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया। इसके बाद हमें देखना होगा मोस्ट नेगेटिव वैल्यू को। तो हमारी जो सारी वैल्यूज़ है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन एक वैल्यू है जो नेगेटिव है, तो -m+1 जो है तो ये हमारी मोस्ट नेगेटिव वैल्यू हो गई। तो ये हमारी मोस्ट नेगेटिव वैल्यू हो गई। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है हमारा x2 का, ये हमारा जो है तो की कॉलम हो जाएगा और इसके ऊपर जो भी वेरिएबल है, जो वेक्टर है, ये हमारा इनकमिंग वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ मैंने फर्स्ट आइट्रेशन के टेबल को बना लिया। अब हम इसमें अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो इसके लिए हमें जो हमने फर्स्ट इनिशियल टेबल बनाया था तो उसको देखते हुए हम फर्स्ट आइट्रेशन के टेबल में वैल्यूज़ पुट करेंगे और रिमेनिंग जो रह जाएंगे तो उसके लिए हम जो है तो वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। फर्स्ट पे जो हमें Cj की जितनी भी वैल्यूज़ हैं हम इसको एज इट इज़ फर्स्ट आइट्रेशन के टेबल में इसी तरह ये वैल्यूज़ हम लिख देंगे 1 -1 3 0 0 -m। तो इनको हम इसी तरह यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 1 -1 3 0 0 -m और A2 की कॉस्ट भी -m। इसके बाद जो हमारे यहाँ पे B है तो B के कॉलम में तो हम वेरिएबल्स को लिखते होते हैं S1 A1 A2, लेकिन हमारा A1 आउटगोइंग वेरिएबल था, वेक्टर आउटगोइंग वेरिएबल या आउटगोइंग वेक्टर, और x3 जो था वो हमारा इनकमिंग वेक्टर। तो A1 बाहर चला जाएगा और A1 की जगह हम न्यू वेक्टर को ले आएंगे, न्यू वेरिएबल को, तो ये हो जाएगा यहाँ पे x3। तो S1 x3 और A2, तो इसको यहाँ टेबल में लिख लेंगे S1 x3 क्योंकि A1 बाहर चला गया और यहाँ पे हो जाएगा A2। अब इनकी कॉस्ट यहाँ से देख के हम यहाँ पे लिख देंगे। तो S1 0 है, x3 जो है तो वो 3 है और यहाँ पे जो है A2 है, A2 की कॉस्ट -m। अब जैसे कि हमारा फर्स्ट आइट्रेशन के टेबल में हमारा गोल ये होता है कि जो हमारा की एलिमेंट है उसको हमें 1 के इक्वल करना होता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा की एलिमेंट है वो ऑलरेडी 1 है, तो इसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला जो रो है हम इसको एज इट इज़ फर्स्ट आइट्रेशन के टेबल में लिख देंगे 1 0 1 0 0 1 0। तो इसको हम इसी तरह लिख लेंगे, इसमें हमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा की एलिमेंट वो ऑलरेडी 0 है। तो ये हो जाएगा 5, ये 1 0 1 0 0, ये हो जाएगा 1 और 0। जैसे कि हमारे यहाँ बी कॉलम में जितने भी वेरिएबल होते हैं तो ये मिलके एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। जैसे यहाँ पे S1 जो है 1 0 0, A1 है तो A1 जो है तो वो 0 1 0 हो और A2 जो है वो 0 0 1 है। इसी तरह अब जैसे फर्स्ट आइट्रेशन का टेबल हमने इसमें S1 है, A1 तो बाहर चला गया, उसकी जगह x3 आ, तो यहाँ पे जो वेरिएबल यूज़ हुए हैं S1 x3 A2, तो ये भी मिल के हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनाते होंगे। तो यहाँ पे जैसे x3 का कॉलम है 0 1 1 और A1 का जो है तो वो 0 1 0। तो हमारा एम ये है कि यहाँ पे तो ऑलरेडी इसको हमें 0 करना है, इसको 1, और जो ये 1 है इसको भी हमें 0 करना है। लेकिन जब हम यहाँ देखें तो ये ऑलरेडी 0 है, ये भी ऑलरेडी 1 है, लेकिन यहाँ पे 1 है तो इसको हमें 0 करना है। क्यों? क्योंकि A1 का जो कॉलम है ये 0 1 0 है। चूँकि A1 बाहर चला गया, इसकी जगह x3 आ गया, तो x3 को अब हमें 0 1 0 करना है। ये तो ऑलरेडी 0 है, ये भी 1 है, इसको हमें 0 करना है। तो इसमें भी हमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 0 है, तो इसको भी हम इसी तरह फर्स्ट आइट्रेशन के टेबल में लिख देंगे इस रो को। तो ये हो जाएगी 20 1 1 0 1 0 0 0।
अब हमें जो है तो फर्स्ट आइट्रेशन के लिए इसको ज़ीरो करना है। तो इस रो में हम कुछ रो ऑपरेशन करेंगे कि हमारा जो ये वाला एलिमेंट है ये ज़ीरो हो जाए। तो यहाँ हम लिख देते ये हमारा हो जाएगा R1 मतलब रो 1, ये हो जाएगी रो 2 और ये हो जाएगी रो 3। और इसको हम कह देते हैं R1 डैश कि ये हमारी न्यू रो है, ये R2 डैश हो जाएगी और ये हो जाएगी R3 डैश। अब हम यहाँ रो ऑपरेशन करते हैं R3 डैश के लिए कि हमारी इसकी वैल्यू जो है तो वो फाइंड हो जाए और यहाँ पे जो x3 की वैल्यू है वो ज़ीरो आ जाए। तो यहाँ हम जो R3 डैश के लिए रो ऑपरेशन करेंगे, R3 डैश को इक्वल ले लेंगे R3 माइनस R2 डैश। तो R3 हमारे पास ये वाली रो हो जाएगी, R2 डैश जो है तो ये न्यू टेबल की रो नंबर 2 हो जाएगी। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इसी वैल्यू को हम अपने न्यू फर्स्ट आइट्रेशन के टेबल में यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये 5 -1 1 0 0 -1 -1 1 इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये है 5 -1 1 0, ये भी 0 हो जाएगी, ये -1, ये भी -1 और ये 1। अब हमने टेबल की सारी वैल्यूज़ को लिख लिया। इसके बाद हम फाइंड करते हैं Zj माइनस Cj की वैल्यूज़। तो Zj माइनस Cj की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला है हमारे पास। तो Zj हमारे पास इक्वल है Zj माइनस Cj Cb Xj माइनस Cj। तो इस फार्मूले में पुटिंग करते हुए हम Zj माइनस Cj की सारी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो पहले हम फाइंड करते हैं Z1 माइनस C1। तो ये हो जाएगा Cb X1 माइनस C1। तो ये हमारे पास CB का कॉलम है, ये X1 का कॉलम है और तो इसको हमने इसी तरह लिख लिया। अब हमारी जो ये वाली वैल्यू है इसको हमें ज़ीरो करना है। तो इसके लिए हमें कुछ रो ऑपरेशन करना होगा कि हमारी जो ये वैल्यू है ये ज़ीरो हो जाए। तो यहाँ पहले मैं मेंशन कर लेती हूँ, ये हो जाएगा हमारा R1 डबल डैश, ये R2 डबल डैश मतलब हमारी न्यू रो, और ये R3 डबल डैश हो जाएगा। अब हम यहाँ कुछ रो ऑपरेशन करते हैं कि जो हमारी ये वैल्यू है ये ज़ीरो हो जाए। तो इसके लिए रो ऑपरेशन करना होगा। तो यहाँ लिख देंगे R1 डबल डैश इक्वल टू R1 डबल डैश, इसलिए क्योंकि हमने इसके लिए वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास R1 डबल डैश के इक्वल है। और तो इसके लिए हम रो ऑपरेशन करेंगे R1 डैश माइनस R3 डबल डैश। R3 डबल डैश ये है और R1 हमारे पास जो है R1 डैश हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन की रो। तो इनको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो R1 डैश हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन की फर्स्ट रो है और R3 डैश के साथ R3 डबल डैश के साथ हमें माइनस करना है। तो सेकंड आइट्रेशन की जो थर्ड रो है तो ये हमारे पास जो है तो R3 डबल डैश है। तो इनको माइनस करते हैं। जैसे R1 डबल डैश की जो यहाँ पे वैल्यू है 20 है और ये जो है तो 5 है। तो 20 माइनस 5 तो यहाँ आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 15। उसके बाद ये 1 है और यहाँ पे R3 जो है तो R3 डबल डैश की वैल्यू -1 है। तो इससे वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। तो ये हमारा हो गया की कॉलम। अब हमें क्या करना होगा, मिनिमम रेशो फाइंड करेंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे मिनिमम रेशो, और मिनिमम रेशो हमारे पास इक्वल है XB डिवाइडेड बाई की कॉलम, और की कॉलम हमारे पास ये है X2। तो यहाँ हम लिख देंगे X2 और X2 जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ हम डिवाइड करते हैं 20 डिवाइडेड बाई 1, 20 बाई 1 इक्वल टू 20। इसके बाद ये 5 बाई 0, तो 0 के लिए हम कोई वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे। और ये 5 डिवाइडेड बाई 1 विच इज़ इक्वल टू 5। अब हमें देखनी होगी कि हमारी मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है। तो ये 20 है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, और ये 5, तो हमारी मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू है 5। और 5 के कॉरस्पॉन्डिंग जो रो है ये हमारी हो जाएगी की रो। तो ये हो गया हमारे की रो, ये हमारे की कॉलम, और की कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेक्टर है ये हमारा इनकमिंग वेक्टर, और यहाँ रो के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेक्टर है ये हमारा आउटगोइंग वेक्टर हो जाएगा।
और की रो और की कॉलम के जो कॉमन एलिमेंट है तो उसको हम कहते हैं की एलिमेंट। अब हम सेकेंड आइट्रेशन का टेबल बनाएंगे और सेकेंड आइट्रेशन के टेबल में जो होगा तो हमारा x2 जो है तो वो इंटर हो जाएगा और इसकी जगह जो आर्टिफिशियल वेरिएबल हमारे बेसिस में है a2 वो बाहर हो जाएगा, मतलब a2 हमारा आउटगोइंग वेक्टर और x2 हमारा इनकमिंग वेक्टर होगा। तो यहाँ सेकेंड आइट्रेशन का टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया। इसमें सी जे की वैल्यूज़ को हम एज इट इज़ लिख लेंगे, जैसे हमने फर्स्ट आइट्रेशन के टेबल में ये लिखी थी, इसको हम इसी तरह लिख देंगे सेकेंड आइट्रेशन के टेबल में भी। ये 1 -1 3 0 0 -m और -m। यहाँ पे क्या होगा, बी के कॉलम में जो वेरिएबल हैं तो हमारा x2 इंटर वेरिएबल और a2 जो है तो वो हमारा आउटगोइंग वेक्टर हो जाएगा या आउटगोइंग वेरिएबल। तो नेक्स्ट टेबल में जो हम लिखेंगे s1 x3 और x2 a2 बाहर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा s1 x3 और x2। सी बी में इनकी कॉस्ट को लिखने यहाँ पे कोफिशिएंट, तो यहाँ पे जो है तो s1 जो है वो 0 है, x3 की वैल्यू 3 है और x2 जो है वो -1 है। इसके बाद हमें क्या करना होता है कि जो हमारा की एलिमेंट होता है उसको की एलिमेंट को 1 करना होता है। तो हमारा यहाँ पे की एलिमेंट ऑलरेडी 1 है तो इसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम इसी तरह लिख लेंगे। ये सारी रो इसी तरह हम सेकेंड आइट्रेशन के टेबल में इसको इसी तरह लिख लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगी 5 -1 1 0 0 -1 और 1। तो इसको हमने एज इट इज़ लिख लिया क्योंकि हमारा जो की एलिमेंट वो ऑलरेडी 1 है। उसके बाद जैसे मैंने कहा है कि यहाँ जो हमारे वेरिएबल होते हैं ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। तो s1 x3 और a2, तो a2 तो बाहर चला गया, a2 का कॉलम यहाँ पे 0 0 और 1 है, तो a2 बाहर चला गया, a2 की जगह x2 आ गया। तो हमें हमारा जो गोल होगा a2 को ये भी 0 करना है, हमें ये भी 0 करना है और ये हमारे पास 1 होना चाहिए। चूँकि a2 का कॉलम हमारे पास 0 0 1 है तो a2 तो बाहर चला गया, तो हमें x2 को 0 0 और 1 करना है। तो ये तो ऑलरेडी 1 था, इसको एज इट इज़ हमने सेकेंड आइट्रेशन के टेबल में लिख दिया और ये भी 0 है तो हमें इस रो में भी कुछ चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी हम इसी तरह अपने सेकेंड आइट्रेशन के टेबल में ये रो हम लिख देंगे। तो ये जैसे 5 1 0 1 0 0 1 0, इसको हम इसी तरह इस टेबल में लिख देंगे। 5 1 0 1 0 0 1 और 0। तो यहाँ x3 पे जो है तो r1 डैश पे x3 की वैल्यू 0 है और यहाँ पे जो है तो ये भी 0 है, तो यहाँ पे वैल्यू 0 -0 0 आ जाएगी। तो इस तरह वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इसकी। तो यहाँ r1 डबल डैश की वैल्यूज़ को मैंने लिख दिया, आप चाहें तो इस रो ऑपरेशन के थ्रू फाइंड करके डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हमें zj माइनस cj की सारी वैल्यूज़ को फाइंड करना होगा, तो इसका हमारे पास फॉर्मूला है। तो zj माइनस cj हमारे पास इस फॉर्मूले के इक्वल है। तो पहले हम फाइंड करते हैं z1 माइनस c1, तो ये इक्वल है cb x1 माइनस c1 के। तो cb का कॉलम हमारे पास ये है और x1 का कॉलम हमारे पास ये है 2 1 एंड -1, और इसको माइनस करेंगे c1 की वैल्यू से, तो c1 हमारे पास ये 1 है। तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों कॉलम को 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई -1, और इन सब की वैल्यूज़ जो आंसर आएगा उसको माइनस करेंगे c1 के साथ। तो यहाँ मैंने zj माइनस cj की सारी वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया। आप चाहें तो फॉर्मूले में 1 बाय 1 पुटिंग करके इस तरह फाइंड कर सकते हैं। अब इन्हीं सारी वैल्यूज़ को हम अपने सेकेंड आइट्रेशन के टेबल में पुट करते हैं। तो z1 माइनस c1 की वैल्यू आ गई 3 और z2 माइनस c2 की वैल्यू 0। तो यहाँ लिख देंगे 3 0, z3 माइनस c3 की वैल्यू भी 0 है और z4 माइनस c4 की वैल्यू भी 0 है, z5 माइनस c5 की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पुट कर देंगे 0 0 1।
इसके बाद Z6 माइनस C6 की वैल्यू 4 प्लस m और Z7 माइनस C7 की वैल्यू m माइनस 1। तो इन दोनों वैल्यूज़ को भी टेबल में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पुट कर देंगे 4 प्लस m और m माइनस 1। अब अगर हम देखें तो हमारी Zj माइनस Cj की सारी वैल्यूज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो गई, मतलब कि हमारा जो सोल्यूशन है वो एक ऑप्टिमल स्टेज पर पहुंच गया है। तो यहाँ हम लिख देंगे, तो यहाँ लास्ट में मैंने लिख दिया कि सिंस आर Zj माइनस Cj ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 द सोल्यूशन इज़ ऑप्टिमम एंड इज़ गिवन बाय। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो x2 x3 की वैल्यू 3 है और x2 की वैल्यू जो है तो वो हम यहाँ पे x3 की वैल्यू 5 है और x2 की वैल्यू 5 है, लेकिन x1 हमारे पास नहीं है, मीन के x1 की वैल्यू 0, x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 5 एंड x3 की वैल्यू भी 5 है, x3 इक्वल टू 5। अब हम मैक्स z की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मैक्स z हमारे पास इक्वल है CB मल्टीप्लाई XB। तो CB हमारे पास ये कॉलम है और XB हमारे पास ये कॉलम है, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास आ जाएगी मैक्स z इक्वल टू 10। तो यहाँ हो गया हमारा सोल्यूशन कंप्लीट। आप चाहें तो मैक्स z की वैल्यू दूसरे मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ मैक्स z की इक्वेशन में x1, x2 और x3 की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो x1 0 है, x2 की वैल्यू 5 है, प्लस 3 और x3 की वैल्यू भी 5 है। तो यहाँ से भी हमारे पास आंसर मैक्स z के 10 आते हैं। तो यहाँ हो गया हमारा सोल्यूशन कंप्लीट। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।